फ्रेंड्स, क्या आप खुद को बचाने के लिए किसी इंसान को मार के खा सकते हो? वैसे आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जहां कुछ लोगों ने खुद को बचाने के लिए 72 दिनों तक दूसरे इंसानों की डेड बॉडी को लगातार खाना जारी रखा। Survival fascinates people because they ask themselves, how would I react on a situation like this one? 13 अक्टूबर 1972 के दिन यूरोपियन रग्बी टीम एक फ्रेंडली मैच के लिए चिली जा रहे थे। उनका जो फ्लाइट ट्रेवल रूट था वो मोंटेवीडियो से सैंटियागो चिली था, लेकिन उनके रास्ते में एंडीज के बर्फीले पहाड़ उनका शिकार करने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही प्लेन एंडीज के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था, तभी प्लेन को एक जोरदार टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से प्लेन में बैठे सारे लोग एकदम से घबरा गए थे। तभी पायलट ने सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंसमेंट भी कर दी थी। फ्रेंड्स, जैसे ही पायलट ने सीट बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट की तो उसके कुछ सेकंड के बाद वो प्लेन अपना कंट्रोल खो देता है और पहाड़ों से जाके टकरा जाता है और उस प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरे प्लेन में चीख पुकार मच जाती है। जिस जगह से प्लेन पहाड़ से टकराया था उसी जगह प्लेन में बैठे जितने भी लोग थे वो ऑन द स्पॉट मारे जा चुके थे। फिर प्लेन के आगे वाला हिस्सा पहाड़ से घसीटता हुआ प्लेन के पिछले वाले हिस्से से काफी दूर चला जाता है। जहाँ एक टाइम पर चीख पुकार मची हुई थी, वहाँ पर एकदम मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था। जब फ्लाइट 571 क्रैश हुआ तब उसके डे 1 को क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, और जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एकदम रियल हो चुका है। तो चलिए डे 1 को पता चला कि 45 पैसेंजर और क्रू में से सिर्फ 32 लोग ही बच पाए थे। इस प्लेन में जो सबसे पहले सर्वाइवर बाहर निकला था उसका नाम कार्लिटोस पायस था, जिसकी एज सिर्फ 18 साल की ही थी। कार्लिटोस ने बताया कि जैसे ही वो उस प्लेन के बाहर आया तो उसने चारों तरफ घूम के देखा तो उसे लगा कि वो शायद जन्नत में आ चुका है, क्योंकि उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ की चादरी बिछी हुई थी। जब कार्लिटोस को पूरी तरह से होश आया तो उसे एक और सर्वाइवर दिखा। तब जाके उसे पता चला कि वो अभी तक मरा नहीं, अभी जिंदा है। अब कार्लिटोस तो बच गया, लेकिन इसके सामने 2 और प्रॉब्लम थी, और वो थी कड़ाकेदार ठंड और दूसरी थी कि किसी को नहीं मालूम कि उनका प्लेन कहाँ क्रैश हुआ है। वहीं ठंड की वजह से सर्वाइवर्स प्लेन के अंदर ही बैठे रहे और कैसे भी करके अपने आप को डे 1 के एंड होने तक बचाए रखा। अब जो बाकी बचे हुए थे उनमें हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, और अगर किसी को इस जगह हाइपोथर्मिया हो जाता तो शायद उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं रहती, और टेम्परेचर तो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा चुका था। वहीं दूसरी साइड सैंटियागो की चिलियन एयरफोर्स ने सर्च और रेस्क्यू मिशन को स्टार्ट कर दिया था। इनका कहना था कि जो इनिशियली सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था वो एक्चुअल फ्लाइट का रूट का ही था, लेकिन उन्हें इस दौरान कुछ भी नहीं मिला, और फिर जैसे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है रेस्क्यू मिशन को रोक दिया जाता है। वहीं ठंड की वजह से सर्वाइवर्स प्लेन के अंदर बैठे ही रहते हैं। फिर डे 2 को पता चला कि बचे हुए सर्वाइवर्स में 4 और लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस भयानक मंजर को देख के बाकी जितने भी सर्वाइवर थे वो सभी डर के मारे कांपने लग गए थे। दिक्कत की बात ये थी कि इन 4 में से एक को पायलट डेंटेने लागुएरा थे, जो अगर बच जाते तो शायद सर्वाइवर्स के साथ कुछ सही हो सकता था, लेकिन अब सिर्फ 28 पैसेंजर ही जिंदा बचे हुए थे। अब सभी लोग ठंड से बचने के लिए टूटे हुए प्लेन के टुकड़े में एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए थे, ताकि बॉडी हीट की वजह से शायद वो ठंड से बच पाए। जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ था उस एरिया का टेम्परेचर नाइट को -40 डिग्री तक पहुंच जाता था। अब इनकी यहाँ से बचने की सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि कोई उनको यहाँ से रेस्क्यू कर ले। जैसे तैसे करके एक बार फिर सर्वाइवर्स ने एक रात गुजार ली, लेकिन अगले ही दिन जितने भी सर्वाइवर बचे हुए थे वो भूख की वजह से काफी कमजोर हो चुके थे, क्योंकि उनके पास इतना खाना था नहीं कि सब भरपेट खा सके। दोस्तों, 28 लोगों ने पिछले 3 दिनों में कुल मिला के कुछ क्रैकर्स, सॉल्टेड बीन्स, 8 चॉकलेट बार्स, कैंडी और कुछ पैकेट ड्राई फ्रूट्स खाए थे। तो अब आप सोचो कि 28 लोग मिलके इतना कम खाएंगे तो उनकी बॉडी पर क्या असर होगा, और इसी कारण से वो सभी लोग कमजोर होते जा रहे थे। लेकिन तभी उनके सर के ऊपर से एक प्लेन उड़ता हुआ चला जाता है, तो इसे देखकर कार्लिटोस और बाकी सभी लोग खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद उन्हें ढूंढ लिया गया है और बहुत ही जल्द उनको रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उन्हें लगने लग गया था कि ये उनकी सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी ही थी। इन्हीं सर्वाइवर्स में से एक, जिनका नाम है नैंडो प्रेडो, जो क्रैश होने के बाद से ही अनकॉन्शियस लेटे हुए थे, क्योंकि क्रैश के दौरान उनके सर में गहरी चोट लग गई थी जिसमें से बहुत सारा खून बह चुका था, और खाने और ब्लड की कमी से नैंडो बहुत ज्यादा ही वीक हो चुका था। वहाँ पर मौजूद सबने सोच लिया था कि वो अब नहीं बच पाएंगे, और तभी नैंडो ने अपनी आंखें खोली, जिसे देख के सभी लोग बहुत खुश हुए। वैसे इस प्लेन में नैंडो की माँ और बहन इनके साथ मौजूद थी।
लेकिन क्रैश होने के कारण नैंडो की माँ तो ऑन द स्पॉट मर चुकी थी और उनकी बॉडी भी बाकी लोगों के साथ बाहर रखवा दी गई थी। बट अभी भी नैंडो की बहन जिंदा थी, लेकिन वो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। अब जो सर्वाइवर बचे हुए थे वो क्रैश साइट को अच्छे तरीके से सर्च करने लग गए थे, ताकि शायद उनके हाथ कुछ ऐसा लग जाए जिसकी वजह से वो लोग शायद यहाँ से बाहर निकल पाए। दोस्तों, एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उसी टाइम सबने मिलकर बचे हुए प्लेन की सीट में से फोम और कपड़े को निकाल लिया, ताकि रात में ठंड से बचने के लिए उनको कुछ राहत मिल जाए। सबने मिलके प्लेन के ओपन हिस्सों को डेब्रीज, बैकपैक और बचे हुए टुकड़ों से बंद करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि उन्हें ठंड से कुछ राहत मिल जाए। इतना करने के बाद अब उस प्लेन का टेम्परेचर इतना हो चुका था कि हाइपोथर्मिया अब किसी को भी नहीं होगा। अब जैसे तैसे करके उन्होंने एक रात और निकाल ली और फिर दिन शुरू होता है 4th। अब इनके सामने एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई थी, और वो थी पानी की कमी, क्योंकि बर्फ को ये लोग सीधे तो खा नहीं सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें और जल्दी से हाइपोथर्मिया हो जाएगा। तो सर्वाइवर्स में से किसी एक ने आइडिया निकाला। उन्होंने जितनी भी सीट थी उसके पीछे लगे एल्यूमिनियम सीट को बाहर निकाला और उसको कुछ ऐसे तरीके से मोड़ा और मोड़ के उसके नीचे एक ग्लास को रख दिया। अब ऐसा करने के बाद अब उस एल्यूमिनियम शीट के ऊपर थिन लेयर ऑफ आइस को उसके ऊपर डालना शुरू किया, और ऐसा करने के बाद सूरज की रोशनी उस बर्फ को पिघलाना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे ही सही अब वो बर्फ पिघलने लग जाती है और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ग्लास फुल हो जाता है तो बारी बारी से सब लोग अपनी टर्न के अकॉर्डिंग उस ग्लास में से पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलने लग गई थी। वैसे पानी का तो उन्होंने जुगाड़ कर लिया था, लेकिन अभी भी भूख की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा कमजोर होने लग गए थे। फिर रात को जब सब लोग सो रहे थे तो नैंडो ने कार्लिटो को कहा कि क्यों ना ये दोनों मिलके माउंटेन के ऊपर जाएं और वहां से कोई रास्ता ढूंढ निकाले ताकि ये सभी लोग बच जाएं। लेकिन कार्लिटो ने नैंडो की बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर अगले दिन डे 5 को सर्वाइवर्स में से 3 लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि वो प्लेन का जो बाकी हिस्सा है उसे ढूंढने जाएंगे, क्योंकि उस हिस्से में इनका लगेज, फूड और बैटरीज हैं। शायद वो किसी तरह से रेस्क्यू अथॉरिटी से कांटेक्ट भी कर पाए। वहीं दूसरी ओर नैंडो ने कॉकपिट में से मैप निकाला और उसे स्टडी करना शुरू किया। उसे मालूम चला कि उनके और उनकी सेफ्टी के बीच में एक जो चीज खड़ी है वो एंडीज का सबसे बड़ा बर्फीला पहाड़, जिसको पार करके ही शायद वो किसी और से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 3 लोग प्लेन की टेल को ढूंढने गए थे वो भी अब रात को वापस आ गए, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। फिर 8वें दिन को फर्नांडो की बहन सूजी भी आखिरकार दम तोड़ देती है। फर्नांडो की माँ और बहन दोनों ही इस हादसे में मर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रोता, क्योंकि उसे भी मालूम था कि अगर इस समय वो रो देता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता तो शायद वो भी इस जगह पे दम तोड़ देगा। अब उनकी जो लास्ट उम्मीद थी फ्रूट्स, वो भी अब खत्म हो चुके थे। अब सर्वाइवर्स धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ खींचे चले जा रहे थे। अब सभी लोगों ने बचने के लिए वो सब खाना स्टार्ट कर दिया जिससे उनकी जान बच पाए। उन्होंने सॉफ्ट लकड़ी के टुकड़े, लेदर और यहाँ तक कि हेयर जेल को भी उन्होंने खा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी भूख पर उनका कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। फिर 10वें दिन रोबर्टो कैनेसा, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसने सबके सामने कुछ ऐसा प्रपोजल रखा जिसके बारे में सुनकर सबके होश उड़ गए थे, और ऐसा करना किसी के बस की बात भी नहीं थी, ना तो मॉरली और ना ही एथिकली। रोबर्टो ने कहा कि अगर उन्हें भूख से बचाना है तो उन्हें प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो प्रोटीन उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मिल सकता है, और वो है बाहर पड़ी हुई डेड बॉडीज। रोबर्टो की इस बात से कुछ ने तो एकदम से इनकार कर दिया और कुछ ने मॉरली इनकार कर दिया, लेकिन नैंडो ने दिल पर पत्थर रख के ये कहा कि बचने के लिए अगर हम हमारे ही मरे हुए लोगों को खा ले तो इनकी मौत जाया नहीं होगी। हालांकि उन मरने वालों में से नैंडो की माँ और बहन दोनों भी थी। तो फिर रोबर्टो ने वो किया जिसके बारे में हम सोचने से भी घबराते हैं। नैंडो ने सबसे पहले एक डेड बॉडी के पैर को काटा और चेक किया कि क्या ये सब लोग मिलके उसे सच में खा पाएंगे या नहीं, और लोगों ने ना चाहते हुए भी डेड बॉडीज को खाना स्टार्ट कर दिया था। और वहीं फिर 11वें दिन 3 लोगों ने रेडियो को ढूंढ निकाला और उन्होंने रेडियो पर सुना कि उनके लिए अब जो सर्च मिशन था वो बंद कर दिया गया है। ये सुनने के बाद सबकी ताकत और भी टूट जाती है। वहीं दूसरी ओर नैंडो को ये सोचना था कि सामने दिख रहे पहाड़ को कैसे और किसके साथ पार किया जाए। तो नैंडो ने अपने मन में ही डिसाइड किया कि वो रोबर्टो को अपने साथ में लेके जाएगा। वैसे अभी वो ये सारी बातें अपने ही दिमाग में घुमा रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और सभी सर्वाइवर्स डेड बॉडीज को खा के बचे हुए थे। और फिर दिन आया 17वें दिन की रात में अचानक से सर्वाइवर्स को एक आवाज सुनाई देती है, और देखते ही देखते उन्हें मालूम चलता है कि वो एक स्नो अवलांच था। और देखते ही देखते सभी सर्वाइवर्स उस बर्फ के नीचे दब जाते हैं, और इस अवलांच की वजह से 8 लोग और मारे जा चुके थे। अब बचे हुए 19 सर्वाइवर्स मोरली बहुत ज्यादा टूट चुके थे। अब धीरे धीरे करके 43 दिन बीतते गए और डेड बॉडीज भी खत्म होने लग रही थी, और अब सर्वाइवर्स भी सिर्फ 17 ही बचे हुए थे।
वहीं दूसरी साइड नैंडो और रोबर्टो ने प्लेन के पिछले वाले हिस्सों को भी ढूंढ लिया था, जिसके द्वारा बाहरी दुनिया को उनके जिंदा होने के सबूत भेजा जा सके। रेडियो पर रोबर्टो ने काफी कोशिश की, लेकिन वो रेडियो नहीं चल पाया। बार बार उस रेडियो की बैटरी से शॉर्ट सर्किट हो रहा था। अब सबने मिलके एक जायंट क्रॉस साइन बनाया ताकि उनको कोई ढूंढ सके। अब सबने मिलके वहां से जाने का फैसला किया और सबने तैयारियां शुरू कर दी। सबने मिलके डे 61 को नैंडो, रोबर्टो और एंटोनियो को वहां से जाने दिया ताकि वो किसी ऐसे को ढूंढ निकाले जो उन्हें बचा सके और बाकी बचे सर्वाइवर्स को भी बचा सके। तीनों ने अपने साथ में पानी और डेड बॉडीज को लेके जाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो रास्ते में उनको खा के जिंदा बच सके। अब सारी जिम्मेदारी इन तीनों पर ही थी कि वो जाके बाहरी दुनिया से कैसे भी कांटेक्ट करे और बाकी बचे 14 लोगों को भी बचा ले। वैसे जिस पहाड़ पर ये सब चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसकी हाइट ऑलमोस्ट 5000 मीटर थी। अब इस हाइट पर चढ़ने की वजह से इन सबको दिक्कतें होने लग गई थी। वहीं दूसरी ओर नैंडो के फादर ने उरुगुएन गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना जारी रखा और इसी प्रेशर की वजह से एक स्पेशल प्लेन की मदद से एक बार फिर से रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया। और जैसे ही वो मिशन स्टार्ट हुआ तब प्लेन में बैठे पायलट को वो दिखा जिसका मिशन कंट्रोल कब से इंतजार कर रहा था। पायलट को वो क्रॉस साइन दिख गया जो उन लोगों ने बर्फ के ऊपर बनाया था। काफी मेहनत के बाद जब ये साइन दिखा तब उनको फिर से एक बार बुरी न्यूज सुनाई देने को मिली, और वो ये थी कि जो साइन उन्होंने देखा है वो सर्वाइवर्स के द्वारा नहीं बनाया गया था। ये साइन अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट के द्वारा वाटर लेवल को मेजर करने के लिए बनाया गया था। फाइनली डे 63 को तीनों उस पहाड़ के ऊपर आ गए थे, जिसके बारे में वो सोच रहे थे कि अगर वो इस पहाड़ को क्रॉस कर लेंगे तो वो शायद जिंदा भी बच जाएंगे। लेकिन उनको पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद में पता चला कि वहाँ पर सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि पहाड़ की पूरी श्रृंखला थी जिसे एंडीज माउंटेन्स कहते हैं। अब नैंडो और रोबर्टो ने मिलकर एंटोनियो को वापस भेज दिया और उसके हिस्से की डेड बॉडी को अपने पास रख लिया था। अब आया डे 69। अब दोनों स्नो एरिया से निकलते हुए एक पथरीले एरिया में पहुंच गए थे जहां पर चलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन तभी दोनों ने वो देखा जिसका वो कब से इंतजार कर रहे थे। नैंडो को उसके सामने घोड़े पर बैठा हुआ एक आदमी दिखाई दिया जिसे नैंडो ने इशारा किया और इशारा करने के बाद उस आदमी ने नैंडो को वहीं रहने के लिए कहा और कहा कि वो हेल्प के लिए लोगों को लेके वापस आएगा। और फिर डे आया 70। उस दिन नैंडो और रोबर्टो को लोकल विलेज के लोगों ने फाइनली बचा लिया था। फाइनली 70 दिनों के बाद वो रियल फूड को खा रहे थे और अब ये न्यूज आग की तरफ फैल गई थी और दोनों ने बताया कि अभी और 14 लोग बचे हुए हैं, उनको भी रेस्क्यू जल्द से जल्द करना होगा। अब चिलियन एयर मिलिट्री ने अपने रेस्क्यू मिशन को वहां भेज दिया जहां पर सभी सर्वाइवर मौजूद थे। दिसंबर 27 को 72 दिनों के बाद चमत्कारिक रूप से 17 लोगों को बचा लिया गया था। वहीं अब नैंडो के फादर को भी नैंडो के जिंदा होने की न्यूज मिल गई थी, जिसे सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हुए। और अभी आप स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं वो हिस्ट्री में जाके अपना नाम बना चुकी है। वैसे सबसे ज्यादा शुक्रिया अगर किसी को बोलना चाहिए तो वो है नैंडो, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए सबकी जान को बचा लिया। तो देखा दोस्तों कि कैसे अगर जीने की चाहो तो वो किसी भी कीमत पर जिंदा रह सकता है, चाहे वो किसी भी टाइप की कंडीशन क्यों ना हो। वैसे दोस्तों आपसे एक सवाल है कि अगर आप इस सिचुएशन में आ जाओ और आपको डेड बॉडीज को खाना पड़े तो क्या आप उसे खाना चाहोगे या मरना पसंद करोगे? मुझे अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी टाइप के सर्वाइवल बेस्ड वीडियो देखने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता देना। मैं जल्द से जल्द आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सर्वाइवल स्टोरी के बारे में बताऊंगा जो 5 दिनों तक एक ऐसी जगह में कैद हो गया था जहां पर उसे अगर बचना है तो उसे अपना हाथ काटना ही पड़ेगा। तो अगली सर्वाइवल स्टोरी बेस्ड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।